हेलो क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या कहानी हुई थी। यहाँ कहानी बनी आपकी, सबसे पहले अब आए लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट आए हैं। लिबरल नेशनलिस्ट, अगर आपको नाम से ही लग रहा होगा, लिबरलिज्म का मतलब होता है कि फ्रीडम। लिबरलिज्म क्या चाहते थे, लिबरलिस्ट क्या चाहते थे कि एक तरीके से फ्रीडम होनी चाहिए। लिखा भी है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि फ्रीडम हो सभी के लिए और सभी लोग कानून में एक समान हो, और गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो। मतलब क्या कि एक तरीके से क्या हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो और गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो। और ये जितने भी प्रिविलेजेस मिलते हैं ना, जितने भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो भी चर्च के प्रिविलेजेस हैं, जो राजा ऑटोक्रेटिक है या ब्यूरोक्रेटिक है, तो ये सारे प्रिविलेजेस बंद होने चाहिए। लिबरल नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि कैसे एरिस्टोक्रेसी आई, कैसे मिडिल क्लास आई। ऐसे ही हमारा एक ग्रुप ये था जिसे हम बोलते हैं क्या, लिबरल नेशनलिस्ट। इसका मतलब ये है कि लिबरलिज्म का मतलब है क्या हो गया, डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीन्स फ्री। लेकिन एक चीज जो यहाँ वो ये थी कि इन लोगों ने, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इन्होंने जो वोटिंग राइट था ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए ही रखा था। कि जो भी प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं उन्हें ही वोटिंग राइट रहेगा। इवन देन जो मिडिल सेक्शन है या जो लोअर क्लास सेक्शन है, उन्हें कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ऐसा लिबरल नेशनलिस्ट का मानना था। उसके बाद यहाँ पे हम दो स्फीयर डिस्कस करेंगे। पहला है पॉलिटिकल स्फीयर और दूसरा है आपका इकोनॉमिक स्फीयर। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, ये रहा आपका पॉलिटिकल स्फीयर। तो पॉलिटिकल स्फीयर में हम ये पहले 4 पॉइंट इंक्लूड करते हैं। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, गवर्नमेंट बाई कंसेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो थ्रू पार्लियामेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज। 5th पॉइंट अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो ये दिख रहा है। पॉलिटिकल स्फीयर बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है कि किस तरीके से पॉलिटिकल चीज़ों में हमने चीज़ों को चेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। इकोनॉमिकली अभी कोई बात नहीं हो रही है, जस्ट पॉलिटिकली ये 4 पॉइंट आपके जो डिस्कस कर रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। ये वही वाली लाइन है कि यहाँ पे जो वोटिंग राइट था ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्रॉपर्टीड सेक्शंस है उनको था, बाकी किसी और को नहीं था। ये लिबरल नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी थी यहाँ पे। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आगे आपका इकोनॉमिक स्फीयर। अभी तक जो 4 पॉइंट हमने देखे थे वो पॉलिटिकल थे, ये आया इकोनॉमिकली स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर में हमने क्या बात करी। अब देखो, जहाँ इकोनॉमिक की बात आई, देखो नाम से ही लग रहा है ना, मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब क्या है, जैसे गिल्ड्स नहीं हो, सिविल कोड में हमने पढ़ा था, मोनोपोली ना हो, मार्केट फ्री हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, और किसी भी तरह की स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ना हो ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इकोनॉमिक स्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे, पॉलिटिकली कोई बात नहीं हो रही। पॉलिटिकली सारी बातें हो गई अभी पीछे 4 पॉइंट्स में हमने देखा। अब इकोनॉमिकली 4 पॉइंट्स में हम देखेंगे। डिफरेंस इन वेट्स, मेजर्स एंड करेंसी। पहले क्या होता था, जैसे हम एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में गए, तो उस कंडीशन में क्या होता था, वहाँ वेट्स चेंज हो गए, मेजरमेंट चेंज हो गया। वहाँ पे 1 किलो है, यहाँ पे वही चीज़ 1 किलो 200 ग्राम है, कहीं पे करेंसी कुछ है, कहीं पे कोई करेंसी है। तो ये लिबरल नेशनलिस्ट को पसंद नहीं आता था। जैसे कि मान लीजिए, अगर हमारी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखा है कि हम एक टेरिटरी से दूसरी जगह पे गए तो हमारी करेंसी चेंज हो गई। जैसे कहीं पे कोई कपड़ा 54.1 सेंटीमीटर है, दूसरी जगह पहुंचे तो वही कपड़ा 54.9 सेंटीमीटर है। कहीं पे करेंसी ये है तो कहीं पे करेंसी ये है। ये बहुत दिक्कत थी। डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। उन्होंने बोला भैया पॉलिटिकली तो छोड़ दो, लेकिन इकोनॉमिकली तो हमें एक बनना है, इकोनॉमिकली तो हम टेरिटरी को एक करें। यहाँ पे ये बात आई। फिर भैया ये सब बातों को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1834 में जॉल वेरिन नाम की एक कस्टम यूनियन बनाई गई बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया।
प्रशिया ने एक कस्टम यूनियन बनाई और इसको बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया, जैसे कि प्रशिया है, ऑस्ट्रिया है, इन सारे शेल्सविग है, हॉलस्टीन है, इन सारे जर्मन स्टेट्स ने मिलकर इसे ज्वाइन किया। अब भैया इसमें क्या हुआ, सारे टैरिफ बैरियर ख़त्म कर दिए गए, सारे जितना भी मूवमेंट था ना इसको एक कर दिया गया और करेंसी कम कर दी गई। कहाँ से, 30 से लेके 2। जर्मनी हम सबको पता है 39 स्टेट्स का एक लूज कन्फेडरेशन था, ठीक है। नेपोलियन ने भी बहुत कोशिश करी थी इस चीज़ को सही करने की, पर वो नहीं कर पाया। इन 1834 जॉलवेरिन वॉज फॉर्म बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द करेंसी फ्रॉम 30 to 2। मतलब अब वहाँ पे जो करेंसी 30 करेंसी थी उस टोटल, उसमें अब कितनी रह गई, सिर्फ 2 करेंसी बची। अब ये बहुत अच्छी लाइन है, ये पढ़ो। The aim of Zollverein was to bind the German. The aim of Zollverein was to bind the German into a economic nation. ये जॉलवेरिन का मेन एम क्या था कि हम कैसे भी करके जर्मनी को एक बनाएं। अभी हम आगे पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, उसमें देखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो आइडियोलॉजी देखी, एक तो लिबरल्स की देखी कि लिबरल नेशनलिज्म किस किस चीज़ में बिलीव करते थे। उनके 2 स्फीयर थे, एक पॉलिटिकल स्फीयर, एक इकोनॉमिक स्फीयर। पॉलिटिकल स्फीयर में हमने फिर से देखे कि हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, आपके जितने भी वोटिंग राइट्स हैं वो आपके प्रॉपर्टीड सेक्शंस को होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स, पार्लियामेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो नाम से ही लग रहा है ये सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिक स्फीयर में जब हम बात करेंगे, देखो मार्केट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो आप मार्केट की बात हो रही है, फिर इकोनॉमिक टेरिटरीज़ की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मेजर्स, करेंसी। नाम से ही लग रहा है इकोनॉमिकली कुछ बातें हो रही हैं। और ये इंपॉर्टेंट है जॉलवेरिन, भैया इसे याद रखेंगे सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉलवेरिन। और ये कब आई थी, 1834 में आई थी। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको कि जॉलवेरिन का एम क्या था। जॉलवेरिन का एक ही एम था कि भैया जर्मनी को ना एक इकोनॉमिकल नेशन बनाया जाए, कि जर्मनी को एक इकोनॉमिकल नेशन कैसे भी करके बनाया जाए, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अच्छा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक और बड़ा टॉपिक, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो भैया पहले ये सोचो कि 1815 में ऐसा क्या हुआ था। 1815 में हमारी बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी। 1815 में हमारी बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी जिसमें नेपोलियन हार गया था। तो अब जब नेपोलियन हार गया तो अब फ्रांस का राजा रूलर कौन होगा, इसको लेके कुछ बातें डिसाइड करी गई बाय दी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने। यही 4 देश थे जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया। जब नेपोलियन को हराया तो अब इन लोगों ने मीटिंग करी। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि भाई क्या करें, कैसे हम मतलब जो है आगे की तरफ जाएंगे, या कैसे हम बेसिकली फ्रांस का क्या करें। इस मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे आपके ड्यूक मेटरनिक। ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। अब देखो न्यू कंजर्वेटिज्म टॉपिक है। न्यू कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, न्यू कंजर्वेटिव वो होते हैं जो बेसिकली, कंजर्वेटिव तो हम सबको पता है जो नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, मतलब जिनकी सोच नेगेटिव होती है कि हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ये डेवलपमेंट में बिलीव नहीं करते। लेकिन न्यू का मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, जो न्यू शब्द है, न्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बिलीव करते थे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट में। इन्होंने बोला डेवलपमेंट आप करो लेकिन पास्ट शुड बी रेस्पेक्टेड, कि पास्ट को एकदम से भूल मत जाना, आप डेवलपमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज़ न्यू कंजर्वेटिज्म। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नेपोलियनिक कोड में बिलीव करते थे। दे बिलीव इन नेपोलियनिक कोड, कि नेपोलियन कोड्स होंगे, जितने भी नेपोलियनिक कोड थे उसमें ये बहुत अच्छे से बिलीव करते। इन्हें लगता था कि चीज़ें सही हैं और इसी तरीके से चलनी चाहिए जैसे नेपोलियन चाहता था। अब आती है हमारी ट्रीटी ऑफ वियना। इसकी ये पूरी की पूरी ट्रीटी इंपॉर्टेंट है बहुत। ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 प्रिसाइडेड बाय ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया। प्रिसाइड कौन कर रहा है, ड्यूक मेटरनिक। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ के हैं ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था ट्रीटी ऑफ वियना में, ये इंपॉर्टेंट है। अब भैया ये सब थे।
इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना, बहुत अच्छी बात है भैया, बर्बन डायनेस्टी को फिर से ले आते हैं। बोले ये बर्बन डायनेस्टी क्या है भाई? आप किसी को याद हो तो हमने 9th में पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि लुइस 16 की थी ये बर्बन डायनेस्टी, जो बहुत ही कंजर्वेटिव लोग थे। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना में बर्बन डायनेस्टी पावर में आ जाती है। ये हमें याद रखना है कि 1815 ट्रीटी ऑफ वियना में बर्बन डायनेस्टी पावर में आ जाती है। जब बर्बन डायनेस्टी पावर में आती है तो क्या होता है कि फ्रांस के चारों तरफ बहुत सारे स्टेट सेट कर दिए जाते हैं टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। जैसे मान लो ये फ्रांस है, दिस इज़ फ्रांस। अब इसके इधर 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 बहुत सारे हमने स्टेट्स बना दिए। क्यों बना दिए? जिससे कि फ्रांस कभी भी फ्यूचर में एक्सपेंड करे तो पता चल जाए। ये बफर स्टेट थे, जैसे ही फ्रांस एक्सपेंड करेगा कुछ करेगा, क्योंकि हमें पता है व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ऐसा मैटरनिक ने बोला था, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फ्रांस के साथ दिक्कत थी कि फ्रांस जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा। तो हमने बहुत सारे स्टेट्स फ्रांस की बाउंड्री के चारों तरफ यहाँ पे लगा दिए। अब देखो यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारा थर्ड पॉइंट जो लिखा है वो यही बोल रहा है कि टेरिटरीज वर गिवन टू प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। बहुत सारी टेरिटरीज हमने प्रशिया को, ऑस्ट्रिया, रशिया सब ने अपनी अपनी मिलकर टेरिटरीज ले ली। और बुक्स में भी लिखा है कि टेरिटरीज के नाम है वो आपको ऐसा याद करने। तो देखो बर्बन डायनेस्टी आई, बफर स्टेट सेटअप हुए और कई सारी टेरिटरीज हमारी प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया ने अपने पास ले ली। ठीक है, इसको याद रखना है। और क्या याद रखना है हमें? ट्रीटी ऑफ वियना किस ईयर में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनटीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1815। अब देखो मेन इंटेंशन इनका क्या था? वॉज टू रीस्टोर दी मोनार्की। भैया मोनार्की फिर से ले आओ। फ्रांस की स्थिति सुधर ही नहीं पाई, 1789 से लेकर 1815 आ गई पर फ्रांस की स्थिति नहीं सुधर पाई, बहुत दिक्कत थी, जो कि नेपोलियन ने ख़त्म कर दी थी ना। अब ये फिर से मोनार्की ले आए, अब ये फिर से मोनार्की ले आए। अब आगे क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि भैया कैसे क्रिटिसिज्म हुआ कंजर्वेटिव रिजाइम का, या डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव जो आए थे ना 1815 में, तो उनने क्या ऐसा किया जो मतलब दिक्कत वाली बातें होंगी, नेगेटिव उनका इम्पैक्ट रहा। तो भाई सबको पता है कि जब कंजर्वेटिव हैं तो वो ऑटोक्रेटिक होंगे और वो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। क्या था यहाँ पे कहानी कि बर्बन डायनेस्टी जब 1791 में ख़त्म हो गई थी, अगर याद हो किसी को, जब नेशनल असेंबली आ गई थी और पूरी तरीके से लुइस 16 की पावर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई और लुइस 16 की पावर ख़त्म हो जाती, तो वो उस चीज़ का एक तरीके से बदला ले रहे थे। उन्हें लग रहा था अब हमारा शासन है, अब हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। और उन्होंने सेंसरशिप लॉज बना दिए कि उनके अगेंस्ट में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है भैया, नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है सबको कि कंजर्वेटिव रिजाइम बेसिकली एक तरीके से फ्रांस के लिए और दुखद वाली बात हो गई, दुख वाली बात हो गई, और फ्रांस में फिर से दिक्कतें बढ़ने लगीं। अब देखो आगे क्या होता है। ड्यूरिंग 1815 ईयर ऑफ रिप्रेशन स्टार्टेड। अब देखो यहाँ क्या हुआ ना, हेडिंग है अपनी रिवॉल्यूशनरी एंड दी सीक्रेट सोसाइटीज़। 1815 ट्रीटी ऑफ वियना एक तरफ हो रही थी और एक तरफ कहीं ना कहीं नई नई सोसाइटीज़ इमर्ज हो रही थी यूरोप के अंदर, जिससे कि हम ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है या मोनार्की है इसको ख़त्म करने के लिए फिर से वही सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगीं। और ये सीक्रेट सोसाइटी क्या बोल रही थी कि भैया ये जो आए हैं ना आपके कंजर्वेटिज्म, देखो यहाँ पे लिखा भी है अगर आपको दिख रहा हो तो, अपोज कंजर्वेटिज्म आफ्टर वियना। तो 1815 में जो कंजर्वेटिज्म आए उसके बाद से रिप्रेशन का समय स्टार्ट हुआ, मतलब दिक्कत वाला समय स्टार्ट हो गया सीक्रेट सोसाइटीज़ के लिए। और वो चुपचाप अपना काम करती रहीं, चुपचाप, जैसे कि अपने इंडिया में बहुत सारे लीडर्स चुपचाप काम कर रहे थे ना, ऐसे ही ये चुपचाप काम करती रहीं रिवॉल्यूशनरीज। और बस इनका एक ही मोटो था कि इस कंजर्वेटिव रिजाइम को ख़त्म कर दो, ये कंजर्वेटिव रिजाइम नहीं होनी चाहिए जो वियना के बाद आई है। ठीक है, उसी में जो सबसे बड़े लीडर थे अपने, जिनका नाम हम
हम बहुत बार पढ़ेंगे, दैट इज़ मजीनी। भैया ये नाम याद रखना है, फॉर NTSC, फॉर एग्ज़ाम, फॉर बोर्ड, सब में याद रखना है ये, ठीक है। तो गसिपी मजीनी इसके हमारे सबसे बड़े लीडर थे, रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जेनेवा में पैदा हुए थे 1807 में। ही वॉज सेंट टू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। इनको भी एक्साइल हुआ था कुछ समय के लिए। ये फिर अगेन इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सोसाइटी बनी थी। यंग इटली बनी थी मर्साइल में, यंग यूरोप बनी थी बर्न में। बेसिकली ये सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, चुपचाप बनाई जा रही थी, जिससे कि हम इस कंजर्वेटिव रिजाइम को, जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ये आ गया है, इसको कैसे भी करके हमें ख़त्म करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद तो हमें यहाँ समझ में आ गया, हमें मजीनी याद रखना है। बेसिकली जेनेवा 1807 कब एक्साइल हुआ था और कौन सी दो सोसाइटी बनी थी। देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इटली एंड यंग यूरोप, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है, ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान ने ये नेशंस बनाए हैं, भगवान ने ये नेशन स्टेट बनाए हैं इंसानों के रहने के लिए। तो भाई ये मोनार्की, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्यों है? गॉड ने बनाया है ना, गॉड ने बोला है कि नेशन होने चाहिए, इंसान कहाँ रहेगा वरना। तो ऐसा ही का मतलब है यहाँ पे मजीनी ये सोचता था। और मजीनी के लिए मेटरनिच ने बोला था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये मजीनी मेटरनिच ने बोला था इसके लिए, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। ये लाइन देखो इंपॉर्टेंट है, ये किसने बोली थी, किसके लिए बोली थी, याद रखना है। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यहाँ तक याद रहेगा। ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आपके आ सकते हैं। अब देखो ही बिलीव्ड, हाँ अब देखो ये रहा। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है हमारी, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब भैया देखो, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना में बर्बन डायनेस्टी आ गई, वो 1830 तक रही। अब 1830 में फिर फ्रांस में कुछ उथल पुथल हो गई, क्योंकि फ्रांस है। फ्रांस के बारे में एक कहावत सही है कि व्हेन फ्रांस इज नीचे रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, इसीलिए फ्रांस की कहानी थोड़ी लंबी है। अब भैया फिर से कुछ फ्रांस में हुआ इन जुलाई 1830। अगर आपको देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ फ्रांस में फिर से एक अपहीवल हुआ है इन जुलाई 1830। अब आप सेकंड पॉइंट देखो, द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर वर ओवरथ्रोन। अब भैया ये भी चले गए, जितने भी आपके बर्बन किंग थे ना, जो 1815 में आए थे, बहुत हीरो बन रहे थे, उन्हें हटा दिया गया। और किसने हटाया? लिबरल रिवॉल्यूशनरीज, यही आपके रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने हटाया। और उन्होंने किससे बनाया? अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से फ्रांस के अंदर आ गई, जिसका हेड बना लुइस फिलिप। ये बेसिकली लुइस फिलिप एक लिबरल रिवॉल्यूशनरी लीडर था, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में किंग, वहाँ का एक राजा बन गया फ्रांस का। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फिर से फ्रांस में कुछ उथल पुथल हुई, और उस फ्रांस की उथल पुथल को देखते हुए धीरे धीरे और जगह भी उथल पुथल होती है, और उसको हम इसमें बताएंगे, दैट इज ब्रसल्स। ब्रसल्स में भी उथल पुथल हुई। ब्रसल्स और नीदरलैंड की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आपस में मैच नहीं खाते थे, उनमें आपस में दिक्कतें रहती थी। इस वजह से हमने देखा कि ब्रसल्स में भी उथल पुथल हुई। धीरे धीरे करके हमें देखते जा रहे हैं कैसे रिवॉल्यूशंस अपने आप फ्रांस में होते हैं, फ्रांस के साथ जगह 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 रिवॉल्यूशंस चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा राइटिंग में इसमें यहाँ शायद हल्का आया है, पेन से दिक्कत हुई है, ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ लेंगे, इतना तो हमें आता ही है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ ध्यान रखना है, देखो भाई बात वही हो रही है लॉर्ड फेयर के। उन्होंने कहा कि यार फ्रांस में फिर से उथल पुथल हो गई, बेल्जियम में भी हो गई, और धीरे धीरे सब जगह हो रही थी यूरोप में। लेकिन फिर ग्रीक वाले बोले कि भाई हम भी उथल पुथल करेंगे, करो। तो यहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फिर से स्टार्ट हो गया। फिर से मतलब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक हमारा ओटोमन अम्पायर का हिस्सा था। ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ ओटोमन अम्पायर सिंस 15th सेंचुरी।
द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग ग्रीक्स विच बिगन इन 1820। अब देखो ग्रीक में भी ना जो इंडिपेंडेंस का टाइम स्टार्ट हुआ वो हुआ 1821 में। कब हुआ? 1821 में। यहाँ ना बेसिकली ग्रीस को वेस्ट ग्रीस से और इधर उधर से सब जगह से सपोर्ट मिल रही थी। इवन देन सम यूरोपियन कंट्रीज से भी सपोर्ट मिल रही थी इसको कि भाई कैसे भी करके ओटोमन अंपायर से हम ग्रीस को बाहर निकाल लें। ठीक। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन, इसमें एक पोइट है लॉर्ड बायरन, देखो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन दी वॉर। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, कॉमन लोग भी लड़ने गए, तो वो भी लड़ने गए थे। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर, उन्हें बुखार आ गया है, 1824 में वो मर गए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रीटी है, इसके थोड़ी सी राइटिंग यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा से। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये ट्रीटी साइन हुई थी 1832 में। ये ट्रीटी जो साइन हुई थी इसने बोला कि ग्रीस हमारा इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से एज ऑफ रिवॉल्यूशंस आगे हो रहे थे, धीरे धीरे करके। हमारा सबसे पहले 1815 में कौन था, आपका बर्बन डायनेस्टी आई। बर्बन डायनेस्टी के बाद हमारे कौन आए, अगर देखा जाए तो लुइस फिलिप आए। लुइस फिलिप कौन थे, बेसिकली एक लिबरल रिवॉल्यूशनिस्ट थे, लिबरल लीडर थे हमारे। अब उसके बाद जब फ्रांस में उथल पुथल होने लगी फिर से, जब फ्रांस में होते तो बेल्जियम में भी उथल पुथल हुई, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि बेल्जियम में भी किस तरीके से उथल पुथल होती है। ये देखो बेल्जियम में भी उथल पुथल हुई, और बेल्जियम के बाद हमने देखा कैसे ग्रीस में भी उथल पुथल हुई। तो ये इसमें हमें ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपने हाथों से लिखी है, इसको याद रखेंगे। ठीक। अब इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, पार्ट 2 तक। पार्ट 2 में इतना पढ़ा है। कल पार्ट 3 की वीडियो अपलोड होगी, तो पार्ट 3 में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।